हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्टडी में। तो दोस्तों, हम सी टेट 2022 के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर हैं, उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। कल हमने 2021 का जो पेपर था उसकी हमने CDP आपको करा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाकर देख लेना। विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सी टेट का पेपर आपको आसानी से पास हो जाएगा। यही इसमें लॉजिक होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही घूम घूम कर वापस आ जाते हैं। तो चलिए, आज हम EVS का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। कल हमने CDP का पढ़ लिया था। नेक्स्ट, चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो EVS का आप जानते हैं 30 क्वेश्चन आते हैं। सी टेट के पेपर हो चाहे या UP टेट का हो, यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, EVS में मानचित्र कौशल। EVS में मानचित्र कौशल क्या है? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना। तो रिकॉर्डेड करा हुआ तो दोस्तों कुछ फ़ायदा ही नहीं देता है। बच्चे अगर अपने हाथ से करके सीखेंगे तो उसमें फ़ायदा होता है। उसके बाद है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करना। हाँ, ये हो सकता है एक बार को, लेकिन और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ये हमको इसमें देखना होता है। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ऑप्शन होगा उसी को हम सिलेक्ट करते हैं। लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करना, ये भी कोई बात नहीं हुई। लैंडस्केप वाला किसी भी तरह से बनाए, मैप तो मैप ही बनाना होता है ना। ऑप्शन नंबर 4 है पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करना। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम इसमें क्या चीज़ सीखते हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाते हैं दोस्तों। यानी कि जो हमको पहले ज्ञात होता है, पहले हम उसको उससे उससे चलते हैं, उसके बाद आगे कुछ नया सीखते हैं जो हमको नहीं ज्ञात करना होता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना जो दिया हुआ कक्षा का कार्य है वो नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है? यानी कि जो बच्चों को हम काम देते हैं कक्षा 5 तक, वह काम करके नहीं लाते हैं, तो इसका उपाय क्या हो सकता है? माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। तो ये माता पिता को सलाह देने से तो कुछ नहीं मिलने वाला इसमें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें, तो ये भी कोई इसका रास्ता नहीं हुआ। आसान कार्य से को वही वही जो उसका करने का मन ही नहीं, तो आसान वाला उसको हार्ड भी दे दो, वो करेगा ही नहीं। उसके बाद तीसरा है, उसकी कठिनाई का पता लगाने का और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने का उससे बात करें। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है हमको। चौथा ऑप्शन और देख लेते हैं पढ़कर, इसमें क्या कह रहा है, किसी दूसरे बच्चे की को उसकी कक्षा का कार्य पूरा करने में मदद करें। तो इस प्रकार से तो दोस्तों वो सीखेगा नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाते हैं। पहला और दूसरा भी, यही ऑप्शन हमको सही लग रहा है। उसके बारे में उसको देखें, उसको उसकी प्रॉब्लम क्या है उसको समझें और उसी हिसाब से उसको कार्य देंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षा का इसमें हमें ध्यान रखना होता है। चलिए, हम 63 नंबर का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया है, मुस्कान ने परिवहन में, दोस्तों बोले लेंदी लेंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए, इस विषय पर जो है एक वाद विवाद का आयोजन किया। किसने? मुस्कान ने। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? यानी कि परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग बंद होना चाहिए, इससे वह क्या सिद्ध करना चाहती है इस बात को कहकर। तो चलिए, इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। वह आधुनिक वाहनों के प्रयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, लाभ थोड़ी है, तो वो तो भाई उसके नुकसान के बारे में बात कर रही है। उसके बाद है, इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहने की मदद करता है। हाँ, ये बात हो भी सकती है, लेकिन हमें ये पूरा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। और ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो ये ऑप्शन इसका ठीक है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा, ये भी कुछ अच्छा नहीं। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 नंबर का,
1000 साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यानी कि कक्षा 5 कुछ 1000 साल पहले जो तालाबों के निर्माण हुए थे उसको उस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या फ़ायदा है? तो इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं। यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ये तो ऑप्शन हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करेगा। यह भी रिकॉर्डिंग से तो इसमें कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों। उसके बाद यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। हाँ, ये ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लग रहा है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो उसका था। इसमें जो कूट दे रखे थे दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये जो है यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों बातें इसमें हमारी बिल्कुल सही हैं। आप वीडियो रोककर फिर से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है वह किसमें सहायक है? चलिए इसको ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो शिक्षार्थी को तो केंद्रित रखना ही है, तो यही ऑप्शन हमको सही लग रहा है। आप इसके बाकी चारों ऑप्शन और पढ़कर देख लेना। बाकी इसका राइट आंसर यही है। बाकी सब निगेटिव बातें करते हैं ऑप्शन जितने भी हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो समानता के प्रति सरोकार करना, यह ठीक बात है। अवधारणा मानचित्र, तो दोस्तों यही इसमें नहीं है, क्योंकि अवधारणा तो बनाने से इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, यानी इसमें नहीं पूछा है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। सहयोग करेंगे बच्चों को, न्याय के प्रति सरोकार बनाएंगे और समानता के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 67वां क्वेश्चन देखते हैं हम। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने का एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उसकी रणनीति क्या होती है, इसके बारे में ऑप्शन पढ़ लेते हैं। नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, हाँ ये भी सही हो सकता है। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, तो जिज्ञासा तो बच्चे में होनी ही चाहिए दोस्तों, तभी तो क्वेश्चन पूछेगा। ये भी बात ठीक लग रही है। तो अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 जो है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न पूछने का एक रणनीति जो है कक्ष में बच्चे में जिज्ञासा बढ़ेगी। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यही हमको आंसर लग रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं हमको सबसे पॉजिटिव आंसर ही इसमें चूज करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक गतिविधि में जोड़ना चाहती है। वाणी एक कोई टीचर है, उसकी कक्षा में 50 से अधिक छात्र हैं, उन्हें उनसे कोई क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटी कराना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा देने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए सही होगा? तो दोस्तों आप विश्वास रखिए, इतने ही लेंथी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह 2021 का पेपर है। तो इसमें कौन सी क्रियाकलाप सही होगा जिससे बच्चे सीख सकें? तो उचित AV साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना चाहिए। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र का भ्रमण करना चाहिए। और कौशलों के प्रदर्शन के लिए सामुदायिक संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि देख कर जो सीखा जाता है वह हमेशा के लिए बच्चे को याद हो जाता है। और एक चीनी कहावत भी है, 1000 बार सुनने से अच्छा एक बार देखा गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? उससे क्या फ़ायदा मिलता है दोस्तों? तो ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं, ये मनोरंजक साधन उपलब्ध हैं, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक होते हैं। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समाचार पत्रों में संसार की बातें ही आती हैं, तो वह संसार की बातें देख देख कर उनको सीखेगा, पढ़ के उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड में जंगल को क्या कहा जाता है? तोरांग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग तथा पथ पार करते हैं। अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों बड़ा ही लेंथी सा क्वेश्चन हो गया। तो आपका घर कहाँ पर स्थित है? एक्स पर आपका घर स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं इसमें, अतः आप ठीक दक्षिण में कितना 125 मीटर जाते हैं। कितना 125 मीटर दक्षिण में जाते हैं। उसके बाद फिर पूर्व में 100 मीटर सुरंग का रथ को पार करते हैं ईस्ट दिशा में। ये साउथ दिशा है। यहाँ हमारा क्या है? घर है। उसके बाद अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर जाते हैं। यहाँ पर कहाँ? उत्तर में 125 मीटर जाते हैं। कितना? 125 मीटर। तो वाई पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। तब कहाँ पहुँचते हैं? वाई पर पहुँचते हैं। तो दोस्तों वाई पर विद्यालय जो एक्स के सापेक्ष घर कहाँ स्थित है? तो वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ पर स्थित है? तो ये आप देख सकते हैं, ये वाली बीच की दूरी भी बराबर बिल्कुल कितनी 100 मीटर हो जाएगी। तो ये हमारा विद्यालय है। तो विद्यालय से कौन सी दिशा में स्थित है? पश्चिम में स्थित है। वेस्ट में स्थित है हमारा घर विद्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 मीटर ठीक पश्चिम। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन सही आया होगा समझ में। उसके बाद देख लेते हैं, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो मिर्ची कहाँ से आई थी दोस्तों? यह इंपॉर्टेंट ईवीएस में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। इसके ऑप्शन हम पढ़ लेते हैं, चलिए। तो यह दोस्तों हम मिर्ची कहाँ से लाए थे? दक्षिण अफ्रीका से हमारे देश में मिर्ची लाई गई थी। पहले हमारे देश में मिर्ची नहीं होती थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। उसके बाद यह रेलगाड़ी यानी कि रात के 10:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की हो तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या है? तो दूरी कितनी है दोस्तों? पूरी दूरी है 1145 किलोमीटर। उसके बाद समय देख लेते हैं हम। तो दोस्तों 4 जून की बात है, रात के 10:30 बजे से। तो अगले 10:30 बजे तक 12 घंटे तो हो जाएंगे इसी टाइम तक। ये कितने हो जाएंगे? 12 घंटे यहाँ से निकल कर आ जाएंगे। और उसके बाद 4:30 ये घंटे जोड़ लेंगे पूरे। 4:30 सुबह के हैं ये। और 10:30 बजे से 1:30 और बचेगा। तो ये पूरे हो गए 6 और 6 और 12 कितना? 18 घंटे हो रहे हैं। तो समय कितना हो जाएगा? 18 घंटे। 18 घंटे समय हो जाएगा। इसका सूत्र लगा देंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसके बटे में इसको लिख देंगे, इससे इसको भाग कर देंगे तो पॉइंटों में इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ये 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? तो छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं। इसका राइट आंसर ये है, मादा जो है अपना शहद लेने के लिए जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आप जानते ही हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारे संविधान बनाया गया था। यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले कार्यों पर विचार करें। तो इसमें
पौधों को सहारा देना चाहिए, ह्यूमस प्रदान करना चाहिए, भोजन संचित भंडारण करना चाहिए, जल और खनिजों को अवशोषित करना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 1, 3 और 4 ये तीनों कथन सही हैं, बस हमारा दूसरा कथन यह है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? तो हमारे भारत में अब कितने 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं तथा 28 राज्य हैं। तो लद्दाख हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर ये 2019 में दोनों बनाए गए थे। उसके बाद चंडीगढ़ भी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन मणिपुर यह है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के उत्पादक राज्य हैं? तो कच्चे तेल के उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? गुजरात और तमिलनाडु यह कच्चे तेल के उत्पादक राज्य हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक समूह सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देखने योग्य होता है, यानी कि हमसे 4 गुनी दूरी तक देख लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध, ये तीनों जो हैं हमसे 4 गुनी दूरी तक देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको ईवीएस के बारे में यह जरूर पढ़ना चाहिए। यूट्यूब पर आप सर्च करके ईवीएस देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनसीईआरटी से संबंधित है ये। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तेलंगाना में पोचमपल्ली साड़ियाँ पाई जाती हैं तथा यह पोचमपल्ली स्थान भी तेलंगाना का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसमें प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंवला, पालक और गुड़, इन तीनों में जो है लौह की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसने, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं जिन्हें चिकने या खुरदरे, लंबे और बौने, पीले या हरे आदि होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगोर जॉन मेंडल ने मटर पर प्रयोग किए थे, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है आप असम में जो है घर बांस पर बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के मानचित्र के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। मानचित्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नक्शे से। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी जो है और पटना बिहार की राजधानी है, की दिशाएं किधर को हैं? यानी कि दिल्ली से बिहार और पटना की राजधानी किधर है, यानी कि दिशा किधर को है? तो दिल्ली बीच में है, गुजरात आप जानते हैं दोस्तों इधर को है गुजरात राज्य, और हमारा बिहार किधर है? इधर है, बिहार की राजधानी पटना। तो पहले गुजरात के बारे में पूछा गया, तो यह किधर की तरफ है? दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में, और बिहार किधर है? उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा 84 नंबर का 2 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को शामिल मिल करके मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीज़ें जो हम बनाते हैं और कराते हैं, यह 6 विषयों में से एक है। उसके बाद देख लेते हैं उपाख्यान, यानी कि अभिलेखों में क्या दर्ज करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्णय करने वाले कथनों को इसमें जो है लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन केवल लड़कों को प्रतिदिन कक्षा में साफ करने को कहना चाहिए। तो केवल लड़कों को कहेंगे तो फिर इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता आ जाएगी जो ठीक नहीं है।
दूसरा है एक छात्र की माँ और माँ को कक्षा में आमंत्रित करें और ऑटो चालक हैं जो। तो हाँ, ये बात ठीक हो सकती है। इससे बताया जा सकता है कि जब एक औरत होकर एक ऑटो चला सकती है तो आप लड़का होकर लड़की होकर ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने के लिए बोला। तो इसमें क्या बात बताई गई है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, अच्छे ड्राइंग कौशलों एवं वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो रचनात्मक क्रिएटिविटी जो होती है इसके संबंध में ये बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन से मदद नहीं करती। तो एक गलत बात है, बाकी ये तीनों सही हैं, आप इनको पढ़ लेना। तो दोस्तों इसी तरह से हमारी वीडियो कंप्लीट हुई। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करना।